हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एंड रियल। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक की अपने आप में एक अलग हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस है। बात उस समय की है जब वर्ल्ड वार टू चल रहा था। 1939 से 1945 के बीच में हुए इस वर्ल्ड वार टू ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। हिटलर की नाजीवाद को बढ़ाने की जिद और पूरी दुनिया को जीतने की जिद ने सब कुछ खत्म सा कर दिया था। यूरोप पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, बिल्डिंग्स गिर रही थी, लोग मर रहे थे और सब कुछ डाउन था। इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी। तब समझदार लोगों के ग्रुप ने एक मीटिंग की और एक खास ऑर्गेनाइजेशन का जन्म दिया जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। यदि आप एक फैक्ट की बात करें तो ये माना जाता है कि यदि वर्ल्ड बैंक उस समय टाइम पे नहीं आता तो ये दुनिया करीब 20 साल पीछे होती। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली। इसका सीधा सीधा पर्पस है बेटरमेंट एंड एडवांसमेंट। ये आपको पैसा प्रोवाइड करता है, एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी देता है और इन्वेस्टमेंट से रिलेट करते हुए जितने भी डिस्प्यूट्स है उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, सोल्व करता है। ये सारे काम बेटरमेंट के लिए करता है वर्ल्ड बैंक, ताकि हर डेवलपिंग कंट्री अपने आप को बेटर बनाए और डेवलप्डनेस या डेवलपमेंट की तरफ से बढ़े और एक डेवलप्ड कंट्री बन के उभरे। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट की चीज़ें होती है, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, या जिससे भी एक कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, प्रोडक्शन हाउसेज वगैरह, इन सबको बेटर करने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है, इन्वेस्टर देता है, सपोर्ट करता है और हर तरह की सुविधा प्रदान करता है जो उसको बेटर बनाने में काम आ सकती है। एस्टेब्लिशमेंट स्थापना की यदि हम बात करें तो 4 जुलाई 1944 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ये न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुई। ज़्यादातर बात करते हैं इसकी तो भैया फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक जिन्हें कहा गया वो थे जॉन मेनार्ड कीनीज और हैरी डेक्स्टर वाइट। इन्हें फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहा गया। और ख़ास बात यह है कि वर्ल्ड बैंक का आइडिया इन दोनों इकोनॉमिस्ट का था। बिल्कुल, ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्होंने ही बताया था कि यदि समय पर दुनिया को बचाना है तो देशों को आगे आना होगा, साथ में मिलकर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ेंगे जिससे देशों की इस बुरी हालात से निपटने में मदद मिले, आसानी हो। और ख़ास बात ये और है कि इन्होंने ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आइडिया भी इन्होंने ही दिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो देश बहुत ही बुरी हालत में हैं और इस वर्ल्ड वार सेकेंड से तो उनकी बिल्कुल ही हालत ख़राब होने वाली है, वो तो एकदम ख़त्म ही हो जाएंगे, तो उन्हें भी बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो IMF का आइडिया भी इन्हीं का था और इन्हें फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हेडक्वार्टर्स का है वॉशिंगटन DC USA। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC USA ही होने वाले हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे यूजीन मेयर, आप फोटो में देख सकते हो, मिस्टर यूजीन मेयर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है वर्ल्ड बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, तो नाम है यूजीन मेयर। अभी की बात करें तो प्रेसिडेंट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। साइड में हंसते हुए फोटो देख सकते हो, बड़ी खुशी हुई है इन्हें प्रेसिडेंट बन के। और अभी की बात करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है और इंडिया वहाँ पर रिप्रेजेंट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल यही हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ भी। वर्ल्ड बैंक में भी एक इंडियन है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, नाम है अंशुला कांत, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी है। अंशुला कांत की यदि थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे तो ये उत्तराखंड के रुड़की की रहने वाली है। इन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ विमेन से पढ़ाई की है और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एजुकेशन लिया है और फिलहाल ये CFO एंड MD का पद संभाल रही है वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंडियन यहाँ पर बिल्कुल आएगा, इंडिया रिप्रेजेंट तो करेगा ही। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जो कि हमने कहा था पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इसके कुछ हिस्से या बेटे तो होंगे, तो बेटों में आते हैं IBRD और IDA।
IFC, मीगा और ICSID। IBRD और IDA मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल सर, तो वर्ल्ड बैंक में दो हिस्से हैं, पहला बेटा है IBRD, दूसरा बेटा है IDA। तो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो डिफरेंस है वो इस पिक में क्लियरली समझ में आता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक पेरेंट है और उसके बेटों के हिस्सों में आते हैं वो, तो वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का बेटा हुआ एक तरह से। बात करते हैं गोल्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जब बनाया गया तब गोल्स कुछ और थे, फिलहाल गोल्स कुछ और हैं। इसका सबसे बड़ा जो गोल है वो है बेटरमेंट एंड एडवांसमेंट, मतलब आपकी ज़िंदगी जो चल रही है वो चलने दो। डेवलपिंग कंट्री को ये बेटर बना देने का काम करता है कि आप बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लगाओ, हाइड्रो पावर प्लांट लगाओ, रेलवे डेवलप करो, एयरपोर्ट डेवलप करो, ट्रांसपोर्ट डेवलप करो, जितना बड़ा काम करना करो, अपने देश को बहुत बेहतर बनाओ, प्रोडक्शन सुपर डुपर करो, जितना बढ़ाना उतना बढ़ाओ, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ये बेटरमेंट के लिए सपोर्ट देता है। उनको जो इकोनॉमिकली अच्छे हैं, रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पैसा नहीं देता, खुद भी इन्वेस्टमेंट करता है। इसके कुछ यूनिट्स हैं जो कंट्रीज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी करते हैं, इन्वेस्टर लेके आते भी हैं। जब इन्वेस्टर लाएगा, वर्ल्ड बैंक खुद इन्वेस्ट करेगा किसी कंट्री में, ऑब्वियसली भी बात है कि प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, तो उसको भाई रीपेमेंट मिलेगा, उसकी एक्स्ट्रा कमाई होगी, वर्ल्ड बैंक को मुनाफा होगा, तो उसका फायदा तो ऐसे भी होने वाला ही है। इसके अलावा एलिविएट पुअर्टी, भाई पुअर्टी को दूर तो करना ही है। कोई कंट्री है जहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी है किसी पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर के, जैसे मान लो कोई कंट्री है जहाँ पर गेहूं के लिए बहुत अच्छी पैदावार है, हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि वहाँ के लोगों के पास, ये जो लोकल है या गवर्नमेंट है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ पर फार्मिंग कर सके। ऐसी जगह पे वर्ल्ड बैंक ने इन्वेस्ट किया और 4 कंट्री के कह दिया कि भाई इंडिया वालों, चाइना और तुम बांग्लादेश, तीनों मिलके क्या करो, इस पर इन्वेस्ट कर दो हमारी तरफ से, और इन्वेस्टमेंट कर दो और वहाँ पर एक अच्छी खासी फार्मिंग जनरेट कर दो। अब जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसा मिलेगा इसके रिटर्न में, उसमें वर्ल्ड बैंक का फायदा और तीनों देश का फायदा है। तो इस तरह उस एरिया का भी उतना ही फायदा है जितना इन तीनों देशों का फायदा है, क्योंकि वहाँ पर फार्मिंग से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, लोगों की गरीबी दूर होगी, लोगों की भुखमरी दूर होगी। तो एक तरह से ये गरीबी भी मिटाता है, साथ में फायदा भी करता है, मतलब सबका फायदा। फर्स्ट लोन की बात करते हैं। देखो ये फोटो दिखाई गई है उस वक्त की जब चल रहा था वर्ल्ड वार 2, और उस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे थे, जबरदस्त तोड़फोड़ मच रही थी। तो वर्ल्ड बैंक का जो इनिशियल एम था वो ये था कि भैया जो हालत खराब हुई है यूरोप में, तो भयंकर ही अफरा तफरी तोड़फोड़ मची है, तो उसको रिबिल्ड भी तो करना पड़ेगा कि टूटे फूटे घरों में ही रहोगे अब तुम, हैं? तो उस घरों को वापस बनाना है, स्टैचूज को वापस बनाना है, मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स को वापस बनाना है, तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने शुरुआत में कहा कि हम वापस से रिबिल्ड करने के लिए आपको लोन्स देंगे, और पहला लोन दिया गया 1947 में फ्रांस को। फोटो में देख सकते हो आप कितनी भयंकर तोड़फोड़ मची है। अब ऐसी तोड़फोड़ को वापस से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए तो पैसा तो चाहिए। तो बेसिक जो इनिशियल एम था वो था पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, कि भैया इस वार के बाद जो वापस से पुनर्निर्माण करना है तो उसके लिए पैसा वर्ल्ड बैंक देने वाला है। एक बात और आप जान लीजिए कि यदि कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक का हिस्सेदार बनना चाहता है तो उसके लिए शुरुआत में उसे IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। यदि आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश हो तो ही आप वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश बनने वाले हो। मेजर फोकस एरिया की बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक मेजर फोकस एरिया का मतलब है कि इन चीज़ों पे वर्ल्ड बैंक का खासा इंटरेस्ट रहता है, हमेशा इन चीज़ों की वो ध्यान रखता है। जैसे माँ बाप का फोकस रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ध्यान से देखो ये बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, परसेंटेज कितनी बना रहा है, रिजल्ट कितना ला रहा है, कम परसेंटेज, बेटा पढ़ता नहीं है, टाइम पास करता है आजकल। तो वैसा ही वर्ल्ड बैंक का काम है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया है जिसका पर्टिकुलर फोकस रहता है। पहला है ग्लोबल पार्टनरशिप, डेवलपमेंट, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखो कोविड आया है, वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा इश्यू आया, तो वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को पैसा दिया है कि आप वैक्सीनेशन कर सको यदि आप इतने कैपेबल नहीं हो, क्योंकि जैसे ही कोविड आया इकोनॉमी डाउन, इकोनॉमी 4, 8, 12 जितने भी खाने होते हैं सारे चित, तो इकोनॉमी डाउन, तो वैक्सीनेशन का भी पैसा नहीं होगा किस देशों के पास, तो उन लोगों को स्पेशली वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है कि आप वैक्सीनेशन तो करवाइए, इम्यूनाइजेशन करवाइए। डेवलपमेंट का ये रहता है कि आप कंट्री बेहतर बनना चाहती है, प्रोडक्शन हाउस अच्छे बनाना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा हमेशा वर्ल्ड बैंक देता है, शुरुआत से ही रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि आपके इन्वेस्टर जो आएंगी
उनको भी फ़ायदा हो, जिस जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है उस जगह का भी फ़ायदा हो, तो पूरे ग्लोबल का फ़ायदा हो। इसे एक ग्लोबल पार्टनरशिप बना दिया। प्राइमरी एजुकेशन वर्ल्ड बैंक का एक मेजर फोकस रहता है। भाई वर्ल्ड बैंक का मानना है कि यार देखो सही बात है, हर देश की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि हर कोई PhD कर ले, नहीं हो सकती। हर कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, हर कोई MIT से पढ़े, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना तो हम पॉसिबल कर ही सकते हैं कि हर देश का बच्चा प्राइमरी एजुकेशन तो पाए, कम से कम इतना तो आए कि वो लिखे, पढ़े, सिग्नेचर करे, चीज़ों को समझे, कैलकुलेशन कर सके या बेसिक चीज़ों की नॉलेज रखे। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि प्राइमरी एजुकेशन तो तुम लाओ ही लाओ, और जो देश प्राइमरी एजुकेशन नहीं ला पा रहे उनको वर्ल्ड बैंक आगे से सपोर्ट भी कर देता है। मेजर जो फोकस रहता है इसका साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ को रहता है, या वो भी कंट्रीज जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड हैं, जिनके बच्चे बिल्कुल एजुकेशन नहीं ले पा रहे, उनके खाने के भी दाने पड़ रहे हैं, तो इसमें वर्ल्ड बैंक का स्पेशल फोकस रहता है, स्पेशल WHO का फोकस रहता है, इन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए हेल्थ डिसीज़ कंट्रोल, वर्ल्ड बैंक का जो मेजर फोकस रहता है वो हेल्थ पे भी रहता है। स्पेशली हेल्थ में उसने HIV, एड्स, मलेरिया या किसी भी तरह की ऐसी बीमारी, इन सब के लिए वर्ल्ड बैंक अलग से बैनर लगवाता है, प्रोटेक्शन की गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, और इससे रिलेट करते हुए यदि कोई एरिया है जो इसी बीमारी से बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो वहाँ वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। पुअर्टी एंड हंगर, ऑब्वियसली मैंने बताया कि पुअर्टी को दूर करने के लिए उसने इन्वेस्टर लाना भी शुरू कर दिया, उस एरिया को डेवलप भी करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है और आपको भी ग्रो करवा रहा है। खास में भुखमरी को दूर करने के लिए स्पेशल कोशिश करता है वर्ल्ड बैंक। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी बन जाती है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट की बात आ रही है तो ग्रेटा थनबर्ग को आप भूल नहीं सकते। तो स्वीडन की एक छोटी सी स्मॉल टाउन की बच्ची ग्रेटा थनबर्ग, जो दुनिया के बड़े टाउन में छा रही है तो उसने भी क्लाइमेट को काफ़ी चेताया। वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी उसके बाद सुनी भी है, मानी भी है, और कई सारी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट किया है कि क्लाइमेट को तो बदलने की जरूरत है। जब एनुअल मीटिंग होती है तो उसने इस बात को अच्छे से एक मुद्दा भी बनाया और उसको क्लियर करने की कोशिश पूरी की है, और आगे भी उसका ये रहेगा कि क्लाइमेट को तो हम संभाले ही संभाले। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की पहले हिस्सेदारी की, जिसका नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, जो कि शुरुआत में IBRD को ही बनाया गया था। जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी तो एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक नहीं था, ये IBRD ही था, और इसका सीधा सीधा काम ये था कि भैया जो तोड़फोड़ मचाई है वर्ल्ड वार 2 ने, हिटलर भाई साहब ने जो तोड़फोड़ मचवाई है उसको सुधारना और रिकंस्ट्रक्शन करना, पुनर्निर्माण करना है, उसके लिए पैसा हम देंगे। शुरुआत में इसमें 29 मेंबर्स हुआ करते थे और बाद में बढ़कर 189 मेंबर्स अभी के टाइम पे हैं। यहाँ पर स्पेशल थैंक्स जाता है IBRD को लाने का जॉन मेनार्ड कीनीज को और हैरी डेक्स्टर वाइट को, जिन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पेरेंट्स भी कहा जाता है कि ये ही हैं जो महान हस्तियाँ जिन्होंने वर्ल्ड बैंक को लाए। तो एक्चुअली वो IBRD लेके आए थे। इसका एक और सबसे अहम काम है जिसे लैंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, कि वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म कहता है, मतलब एक ऐसा हिस्सा, एक हाथ, ऐसा हाथ जो दूसरों को लोन देने का काम करता है, बिल्कुल ऐसा हाथ जो दूसरों को लोन देने का काम करता है, इसे लैंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, तो वो है IBRD। इसका काम है जो देश डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनको लोन देगा, स्पेशली जो रीपेमेंट करने की हालत में हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। एस्टेब्लिशमेंट हुआ 24 सितंबर 1960 को, लेट में, IBRD के बाद में हुआ था ये, काफ़ी लेट, और मेंबर कंट्रीज हैं फिलहाल इसमें 173। सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है फिलहाल वर्तमान में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो भैया 173 है। CEO कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ध्यान से देख लो इस फोटो को, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा मैम, क्योंकि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की ये MD है, और IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की CEO है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। तो बेसिक बात यह है कि IDA का उद्देश्य क्या था। IBRD जब हम लाए थे शुरू में वर्ल्ड बैंक वाले, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा उन देशों को देना था जो रीपेमेंट करने की हालत में है, और स्पेशली अच्छा है कि ये यूरोप में ज़्यादा तोड़फोड़ मची,
नहीं तो बाकी देश तो लोन भी नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें चुकाने की हालत में तो पहले से ही नहीं थे। इंडिया जैसे देश को तो बहुत दिक्कत हो जाती है उस टाइम पे। बट ये अच्छी चीज़ है कि यूरोप में ही ऐसा हुआ ज़्यादा नुकसान, क्योंकि यूरोप वाले उसको रिकवर करने में कैपेबल भी उतने ही थे जितना वहाँ तोड़फोड़ मची। ये आईडीए का बेसिक काम है कंसेशनल लोन, मतलब सीधी सी बात करें तो कम दरों पर आपको लोन मिलेगा। देखो हर कंट्री इतनी कैपेबल नहीं होती कि रीपेमेंट कर सके, और रीपेमेंट करने की हालत में है तो वो कहेंगे कि यार हमारी भी काफ़ी दिक्कतें हैं तो हम आपको इतने हाई रेट पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो आईडीए लाया गया और बोला कि चलो कोई नहीं, आईबीआरडी तुम्हें नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, हम देंगे, हम आपको सस्ती दरों पे लोन देंगे। और इसके अलावा इन्हें बोला इंटरेस्ट फ्री लोन, आईएफएल का भी इंट्रोड्यूसन किया इन्होंने, इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब ऐसे लोन भी इन्होंने दिए हैं जो बिल्कुल फ्री, कोई आपको इस पर चार्ज नहीं देना, आपको किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, कोई ब्याज नहीं देना, जो हमने दिया है बस वही पहुँचा दो, बहुत है। इसके लिए आईएफएल जो इन्होंने हाल ही में रिसेंटली 81 कंट्रीज़ को दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया और उन्हें नाम दिया क्रेडिट्स। तो इन्होंने कहा कि भैया आईडीए ने हाल ही में कितने देशों को क्रेडिट्स दिया है, तो वो है 81 कंट्रीज। क्रेडिट्स यहाँ पर कहा गया इंटरेस्ट फ्री लोन, एक ऐसा लोन जहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। इसका दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको फाउंडेड किया गया 20 जुलाई 1956 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया, फाउंडेड किया गया। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 184, 184 देश हैं यहाँ, और इसका काम है इन्वेस्टमेंट। देखो इसका मतलब समझिए, आईएफसी क्यों आया। देखो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि वर्ल्ड बैंक का एक मेजर मोटो या कह सकते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, मतलब हम सभी को समृद्ध बनाएंगे, साथ में मिलेंगे, सबका फायदा करेंगे। तो साथ में मिलकर सबका फायदा तब होता है जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। जैसे मान लो कोई कंट्री है, जैसे हम बांग्लादेश को उठा लें, ये इसको एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक कहेगा चलो लोन ले लो, तो वो कहेगा सर लोन भी नहीं दे सकता मैं तो, मतलब हमें इतने बड़े लेवल पर नहीं चाहिए कि हम आपसे लोन लें, और हालत इतनी अच्छी है नहीं कि हम लोन दे सके, तो क्या करें। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि क्या लोग तुम्हारा कुछ करते हैं। तो इस सिचुएशन को निपटने के लिए आईएफसी को लाया गया 1956 में। आईएफसी कहता है कि यार देखो सीधी सी बात है, हम तुम्हें इन्वेस्टर देंगे। क्या देंगे? इन्वेस्टर देंगे, क्योंकि उन्हें मानना है कि बांग्लादेश ऐसे सिचुएशन में तो नहीं है कि रीपेमेंट कर सके, लेकिन बांग्लादेश से हम फायदा बहुत कर सकते हैं। हम यदि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो हमें बेनिफिट बहुत होने वाला है। तो ये भले ही हमें रीपेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये हमें कमा के बहुत सारा दे सकता है, और ये भी अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर लाएंगे। तो आईएफसी का बेसिक जो उद्देश्य है वो इन्वेस्टर को लाना है, एडवाइजरी को लाना है, मतलब आपको सलाहकार दिए जाएंगे, सलाह दी जाएगी कि आप इन्वेस्टमेंट को किस तरह से यूज करो, या इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ों में होना चाहिए। एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी ये देता है। एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज का मतलब है कि हर कंट्री के कुछ एसेट्स होते हैं, आईएमएफ में भी होते हैं, वर्ल्ड बैंक में भी होते हैं, तो उन्हें कैसे आप यूज करो, कैसे आप बेहतर तरीके से यूज करो कि आपका भला हो या औरों का भी भला हो। अब इसका बेसिक सेंस ये रहेगा कि आईएफसी को जो है, आईएफसी खुद जो वर्ल्ड बैंक खुद है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है, सीधे ही इन्वेस्टमेंट कर देता है उन डेवलपिंग कंट्रीज में जहां उसको लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो अपने तो मौजा ही मौजा है, मतलब रीपेमेंट की जरूरत ही नहीं है, इतना फायदा हुआ कि बस पूछो मत। तो आईएफसी ये काम भी करता है। यदि हम एक फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया में 1959 को 1.5 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था आईएफसी ने फर्स्ट टाइम में। कब किया? 1959 को किया। 1.5 मिलियन डॉलर का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। एक और चीज़ करता है आईएफसी, मान लो कोई कंपनी है, जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी नहीं, एक ऐसी कंपनी जो अच्छी खासी ग्रोथ करने की हालत में है, दिख रहा है आईएफसी को लग गया, तो आईएफसी क्या करता है, उस कंपनी के नाम पे शेयर्स और बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में निकाल देता है। और शेयर्स और बॉन्ड जो भी कंट्री खरीदेगा या जो भी मेंबर कंट्री के लोग हैं वो खरीदेंगे, बिजनेसमैन खरीदेंगे, तो उसके शेयर पार्टनर हो गए। अब उस कंपनी की ग्रोथ, मतलब उन लोगों की भी ग्रोथ जिन्होंने इस पर पैसा लगाया, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह। तो आईएफसी ऐसा काम भी करता है। बात करते हैं मीगा की, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी शुरुआत हुई 1988 में, अप्रैल के महीने में। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 181, 181। बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया यहाँ पर 1994 मतलब 1994 में इसका सदस्य देश बना। अब ये काम क्या करता है, देखो जैसा कि इसमें नाम है, बहुपक्षीय निवेश की गारंटी एजेंसी, मतलब निवेश की यदि आपको गारंटी देंगे, इसका सेंस क्या है, देखिए
बेसिक काम ये है कि ये जो करता है वो करता है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी। जो बिजनेस में जब भी कोई बंदा कोई भी इन्वेस्टमेंट, जैसे आप इंडिया में हो, आप बहुत अच्छी कंपनी के मालिक हो, अच्छी खासी हालत में, आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं, नेपाल में वूलन का बिजनेस बड़ा शानदार है, अपन नेपाल के उन फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो वूलन बनाती है। अब वूलन बनाएगी तो आप भी जानते हो कि नेपाल की वूलन की मार्केट में कितनी डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी खासी डिमांड है, ब्रिटेन यूरोप में सब में डिमांड है। आपने सोचा यार इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है, आपने उसमें पैसा लगा दिया। बट अब कई बार क्या होती है, कुछ दिक्कतें आती है इन्वेस्टर को, पैसा तो वो लगा देता है लेकिन रीपेमेंट करते वक्त या वापस से जब पैसे का फ़ायदा उसको मिल रहा होता है तब कई दिक्कतें आ सकती हैं। बेसिक जो दिक्कतें आती है उसे दो हिस्सों में हम बांट सकते हो। पहली होती है पॉलिटिकल रिस्क और दूसरी होती है इन कमर्शियल रिस्क। यदि हम बात करें पॉलिटिकल रिस्क की तो उसमें आता है गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। मतलब क्या है, जब आपने पैसा लगा दिया ना तब तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब गवर्नमेंट को जब आपका बिजनेस ग्रो कर गया, आपको बेनिफिट हो रहा है, तब गवर्नमेंट आके नियम बदल देती है, कुछ पॉलिसी में चेंज कर देती है या कुछ पैसे को रोक लेती है। ऐसी सिचुएशन में आपको बड़ी दिक्कत होती है कि आपका पैसा निकलता नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने किसी से इंश्योरेंस दिया, आपने किसी को पैसा दिया, उसे ले लिया और रिपेमेंट करते वक्त वो नखरे छाट रहा है, नहीं दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, या कई तरह की दिक्कत कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एग्रीमेंट यूज करते हैं कि भैया एग्रीमेंट लिखवा लो, नहीं देगा तो कोर्ट दिलवाएगा। बिल्कुल वैसा ही तो ये जो कोर्ट है वो मीगा का काम कर रहा है। मीगा एक इंश्योरेंस दे रहा है, यदि कभी भी अभी दिक्कत आए, जब गवर्नमेंट पलट जाए या गवर्नमेंट की पॉलिसी ही बदल जाए या गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो उस केस में हम आपको सर्विसेज देंगे। दूसरी पॉलिटिकल रिस्क है कन्वर्जन एंड ट्रांसफ़र। इसका मतलब समझिए, कन्वर्जन ट्रांसफ़र रिस्क क्या होता है। एक टाइम ऐसा आया, इसको रियल एग्जांपल से दूं तो नाइजीरिया में 2015 में एक ऐसा टाइम आया जब इकोनॉमी एकदम से ख़त्म, क्राइसिस आ गया बुरी तरह से। तो क्या हुआ कि नाइजीरिया कह रहा है कि यार हम है ना अपनी करेंसी नहीं दे सकते, मतलब हम इस हालत में है ही नहीं कि करेंसी दे सके या ले सके। अब जिन इन्वेस्टर्स ने, कनाडा के इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, उन लोगों को रीपेमेंट तो चाहिए था, लेकिन रीपेमेंट देने के लिए नाइजीरिया ने कह दिया कि हम आपको अपनी करेंसी नहीं देने वाले, क्योंकि हमारे पास पहले इतनी भयंकर कमी है कि हम कहाँ से दें। तो इसे कहते हैं कन्वर्जन ट्रांसफर का प्रॉब्लम। तो कन्वर्जन करके नहीं दे रहे, रियल करेंसी भी नहीं दे रहे और बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को निपटने के लिए मीगा का इंश्योरेंस करवाते हैं लोग। इन्वेस्टर कहता है मीगा से इंश्योरेंस करवा लो, ये नहीं देंगे तो मीगा दिलवाएगा। समझ में आई। तीसरी होने वाली है पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब आप हाल ही में देख सकते हो टेररिज्म। अपने तालिबान को देख लो, अफगानिस्तान में हुआ जो, अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पलट दी, प्रेसिडेंट जी भाग गए बुरे हालात में। अब जिन जिन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स ने अफगानिस्तान में पैसा लगाया उनके तो हो गए 12 क्योंकि आप जानते हो जब तालिबान ने सत्ता जमा ली तो क्या इन्वेस्टमेंट, क्या कंपनी, क्या एग्रीमेंट और क्या पॉलिसी, कुछ नहीं हो सकता। भूल जाओ, जो भी पैसा तुमने लगाया अफगानिस्तान के बिजनेस में वो सब खत्म, पूरी तरह से खत्म। तो इस तरह की भयंकर हालत को निपटने के लिए मीगा का इंश्योरेंस काम आता है। यदि सत्ता ही पलट जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी छोड़ो, गवर्नमेंट की पलट गई तो पॉलिसी क्या मायने रखते उसके एग्रीमेंट क्या मायने रखते हैं, कुछ नहीं रखते। तो इस सिचुएशन में मीगा का इंश्योरेंस आपको रीपेमेंट दिलाता है। मीगा रीपेमेंट करता है, जैसे इंश्योरेंस वाले अपना पैसा क्लेम कराते हैं ना, वैसे मीगा में हम इंश्योरेंस क्लेम करा रहे होते हैं इन्वेस्टर्स सारे के सारे। नॉन कमर्शियल रिस्क की बात करें तो वही गवर्नमेंट अनस्टेबल है, गवर्नमेंट पलट सकती है, करप्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तब पॉलिसी चेंज अलग थी, बाद में पॉलिसी अलग हो गई। तो करप्शन की वजह से थोड़ा लेन देन हुआ, हर कोई आपसे घूस मांग रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हम पैसे ले रहे हैं कि दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए मीगा आता है। टेररिज्म, सिविल वार और रिलीजियस और नेशनल टेंशन। देखिए जैसे क्योंकि इन्वेस्टर्स ने मान लो दिल्ली के किसी कंपनी में पैसा लगाया, अब यहाँ पर हो गया प्रॉब्लम कि यहाँ आंदोलन छिड़ रहे हैं, बुरे हालात हो रही हैं, एकदम सब जाम हो गया, सब बंद हो गया, तो इन्वेस्टर को तो रिटर्न मिलने वाला है ही नहीं ना, सब कुछ खत्म है। तो इस सिचुएशंस को निपटने के लिए मीगा आता, मतलब समझ लो इन्वेस्टर की सारी दिक्कतों को बचाने के लिए मीगा को जन्म दिया गया एक इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे। नेक्स्ट आता है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। इसको इस्टेब्लिशमेंट मिला 14 अक्टूबर 1966 को। अभी के टाइम पे सदस्य देश हैं 163 और इसका काम है आर्बिट्रेशन, मतलब सुलह कराना। एक और खास बात ध्यान रखना कि इंडिया इज नॉट मेंबर कंट्री, इंडिया इसका सदस्य देश नहीं है।
इंडिया वर्ल्ड बैंक के चारों ग्रुप का सदस्य देश है, लेकिन ICSID का सदस्य देश अब तक नहीं बना है। क्वेश्चन बनेगा कि ICID का सदस्य देश नहीं है निम्न में से। इंडिया नहीं है, इंडिया वालों को भरोसा नहीं है, हम नहीं बनेंगे सदस्य देश। इसकी बात करें तो ये करता क्या, देखो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मान लो चाइना और इंडिया के बीच में इन्वेस्टर्स को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या चाइना के इन्वेस्टर्स ने इंडिया पे पैसा लगाया और इंडिया वालों ने चाइना पे लगाया, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस तरह के इश्यूज को जहाँ रीपेमेंट तो हो रहा है लेकिन रीपेमेंट में वो नखरे छाट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, वाद विवाद हो गया, तो उसके लिए कोर्ट नहीं है। अब यहाँ आप ICSID में जाओगे, ये इसका कोर्ट है। इसका काम यही है कि बीच में आना, दोनों पार्टी की बात सुनना, जो पॉसिबल रिजल्ट है, जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, सुलह कराने का काम रहता है। शांति से बैठा के सॉल्यूशन कराता है ये कि भैया ऐसे करो तो ये तुम्हारा भी फायदा, इसका भी फायदा, और शांति से इस मामले को निपटाओ। ICSID का एक काम ये है। आर्बिट्रेशन का काम है, ये लीगल डिस्प्यूट्स को रिजोल्यूशन करता है और कॉन्सिलिएशन करता है बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड स्टेट्स के बीच में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करता है। देखो रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक ये बहुत जरूरी चीज़ है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बहुत जरूरी रिपोर्ट है कि कौन सी कंट्री कितना डेवलप हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहाँ पर बिजनेस करना बहुत आसान है। दो ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की रैंक अच्छी होने का फायदा ये है कि इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट करते हो, तो इन्वेस्टर इंतजार करते हैं कि यार कब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आएगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गई, हाँ ये टॉप चल रही है और यहाँ, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टर तो इसी का इंतजार करते रहते हैं कि क्या रिपोर्ट ये आती है। ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, इसका सेंस ये है कि जब डेवलप आप हो रहे हो तो आपकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी हो रही है, आपकी लाइफस्टाइल कितनी आसान है, तो उसकी भी तो रिपोर्ट जारी होनी चाहिए, तो वो देता है। ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना ग्रो कर रहे हो, कितना और डाउन हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी, उसके बारे में डेटा देता है। वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसका मतलब है कि कौन सा कंट्री इन्वेस्टमेंट तो ले रहा है लेकिन परफॉर्मेंस कितनी अच्छी दे रहा है। तो वो कंट्री पे इक्वल यदि आप इन्वेस्टमेंट करो तो परफॉर्मेंस सबकी अलग अलग होने वाली है। इंडिया की परफॉर्मेंस, चाइना की परफॉर्मेंस सबकी अलग होने वाली है, तो उसका भी एक डेटा दिया जाता है कि आप किस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करो जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे होने वाले होते हैं। तो इन्वेस्टर्स हमेशा इन पांचों रिपोर्ट में से डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, इन दोनों का बहुत खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि जैसे ये रिपोर्ट्स आती है उनके बहुत सारे डिसीजन क्लियर हो जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट्स उनके लिए। और आपको भी याद रखना है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक देता है। हेलो एवरीवन, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक इट प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।